मॉर्निंग क्लास 7। आज हम हिंदी व्याकरण, मैंने ब्लैक बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उसे। हमारी किताब है आओ व्याकरण सीखें, कक्षा 7 के लिए क्लास 7। आओ व्याकरण सीखें। सभी अपनी अपनी किताब में पेज नंबर 5, पहला चैप्टर है, पेज नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। इसका आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमने अपने अप्रैल और मई की क्लासेस में क्या क्या किया था। तो अपनी अप्रैल और मई की क्लासेस में हमने संज्ञा, लिंग, वचन, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनके बारे में जाना और समझा था। हम सभी जानते हैं। और इसके अलावा हमने पत्र, कहानी लेखन, निबंध लेखन भी कॉपी पर अपनी किया था। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ऐसे विषय हैं जो आपके PT1 से लेके और टर्म 1 टर्म 2 तक बराबर आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर हो गया तो आप इसको अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था और सारे शब्द करा दिए थे। पत्र में मैंने कुछ पत्र कराए थे, कुछ मैं आगे और कराऊंगी। तो ये विषय ऐसे हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके PT1 से लेकर के टर्म 2 तक बराबर कुछ हिस्सों में आते रहेंगे। आपको समझने का मतलब समझ में आ गया है, और उनमें से कितना पार्ट आपका किस एग्जाम में आएगा, कितना पार्ट आपको किस एग्जाम में पढ़ना है, इस विषय में मैं आपको समय पर बताती रहूँगी। तो अब आपकी PT2 भी स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके पहले आपको क्लास टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। आज समझेंगे इसमें क्या दिया है। हमारे चैप्टर नंबर 1 की शीर्षक क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। ये हमारे चैप्टर का शीर्षक है, पाठ संख्या 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5। भाषा। बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा और जाना होगा। प्रस्तुत पाठ में हम इसके बारे में फिर से जानेंगे। चैप्टर को पहले रीड करते हैं, फिर समझने का अभ्यास करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। इस प्रकार विचारों एवं भावों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही संभव है। अतः भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य पशु से इसीलिए भिन्न है कि पशु अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं कर सकते। मनुष्य अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, ठीक है? और जब वो बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तो इससे जो आदान प्रदान करता है अपने भावों का, जिस माध्यम से, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। परिभाषा देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बात को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं भी आपसे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आपसे, आपको बोली तो रही हूँ ना मैं, तो मैंने कुछ लिखा नहीं। तो जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी बात आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ बोलकर, और आप वीडियो को सुन रहे हैं तो आप देखकर, वीडियो में तो आप देख भी रहे हैं, लेकिन सुनकर
इसी तरह अगर मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मैंने बोला कि बच्चों को क्या लिखा है, आप क्या करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पर? भाषा, लिपि और व्याकरण। तो मैंने लिखा और आपने पढ़ा, है ना। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मैंने अपनी बात ही कुछ समझाने का आपको प्रयास किया। मैं पाठ का नाम ये लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको अपनी बात समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से भावों एवं विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हम करते हैं उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। परिभाषा दी हुई है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी। ये कुछ भाषाएं तो हमारे इसमें किताब में लिखी हैं, और भी अनेकानेक भाषाएं संसार में बोली जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बाहर जाते हैं, अपने भारत की सीमा से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी भाषाओं से हमारा सामना होता है। हर देश की अलग भाषा है। अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश से, अपने शहर से हम जब बाहर निकलते हैं तो भी हमें बहुत सारी अनेकानेक भाषाएं सुनने को मिलती हैं। वो कौन सी? देश के अंदर बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। इतनी सारी भाषाएं हमारे देश के अंदर बोली जाती है, और ये इसमें किताब में बहुत कम लिखी है। और भी अनेक भाषाएं हमारे देश के विविध प्रांतों में बोली जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है भाषा के रूप। कितने प्रकार की होती है भाषा? कितने रूप होते हैं उसके? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। व्यक्त करने के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। हम किस तरह से अपने, जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारे व्यक्त करने का एक प्रकार हुआ। मेरा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्रकार हुआ। मैं आप लिख कर पढ़ाऊँ तो ये व्यक्त करने का दूसरा प्रकार हुआ। हो सकता है ना मैं बोलूँ और ना मैं लिखूँ, मैं केवल इशारों से समझाऊँ। आपने टेलीविजन पे कभी मूक बधिर लोगों के कार्यक्रम देखे हैं, या किसी मूक बधिर व्यक्ति को आपने देखा है? वो अपनी बात कैसे समझाता है? भाषा का प्रयोग वो भी करता है। मूक बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकता और जो सुन नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने भावों का आदान प्रदान करता है। किस प्रकार करता है? या सुन सकने वाला व्यक्ति भी बिना बोले या बिना लिखे अपने भावों का आदान प्रदान करता है। किस प्रकार करता है? इशारों के द्वारा। तो व्यक्त करने के माध्यम, व्यक्त करने के प्रकार के आधार पर भाषा 3 प्रकार की होती है। ऐसी पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरी सांकेतिक भाषा। पहली कौन सी है? मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा के विषय में जानते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। मूल रूप क्यों है? सबसे पहले यही अस्तित्व में आया। सबसे पहले यही अस्तित्व में आया। ये भाषा का मूल रूप है। तो यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का यही रूप स्वाभाविक एवं व्यापक होता है। इसको आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि सबसे पहले अस्तित्व में आया। आप इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे स्वाभाविक एवं व्यापक होता है। स्वाभाविक क्यों? सामान्य तौर पर इसे सभी प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। पढ़ा लिखा भी इसे प्रयोग में लाता है, बगैर पढ़ा लिखा भी इसे प्रयोग में लाता है। ठीक है। तो ये स्वाभाविक और व्यापक, मतलब सब में व्याप्त है। इसका आधिकारिक प्रयोग होता है। इस रूप का, भाषा के मौखिक रूप का। यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का यही रूप स्वाभाविक एवं व्यापक होता है। बच्चा अपने घर, परिवार या आसपास के वातावरण से जो भाषा सीखता है वह भाषा का मौखिक रूप है। मतलब अपने आसपास उसे उस मौखिक रूप सीखने के लिए उसे किसी विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भावों को व्यक्त करना वो अपने आसपास के माहौल से, शिशु, बच्चा अपने भावों को व्यक्त करना अपने आसपास के माहौल से सीख जाता है। ठीक है। छोटा सा बच्चा भी अपनी बात को तोतली ज़बान में बोलना शुरू कर देता है, सुन करके समझना शुरू कर देता है। ये भाषा का मौखिक रूप है।
भाषा के इस रूप का प्रयोग अनपढ़ लोग भी सरलता से कर लेते हैं। मतलब इस भाषा के इस रूप का प्रयोग करने के व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक है। ये रूप इतना व्यापक है कि अनपढ़ व्यक्ति भी इसका रूप बहुत ही स्वाभाविक सरलता से कर लेते हैं। इस रूप में विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा भाषा का ऐसा रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। संक्षिप्त रूप में मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, मौखिक भाषा किसे कहते हैं या मौखिक भाषा की परिभाषा लिखो, तो मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है। ठीक है, उदाहरण आपसी बातचीत, कहानी सुनाना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना। आपसी बातचीत मतलब कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। यह भाषा का शास्त्रीय रूप है। भाषा के इस रूप को अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। भाषा के इस रूप में अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का शास्त्रीय रूप है। इस रूप को बोलने, इस रूप को प्रयोग करने या समझने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ना वो अपने भावों को लिख सकता है, ना वो किसी के लिखे हुए भावों या विचारों को पढ़ सकता है। तो लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जा सकता है। अब व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, तो वो लिखी हुई ज्ञान को, लिखी हुई जानकारी को समझ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ठीक है, आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, भाषा के लिखित रूप के प्रयोग के लिए क्या सबसे आवश्यक क्या है? लिखित रूप के प्रयोग के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आप उत्तर देंगे, भाषा के लिखित रूप के प्रयोग के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। ये भाषा का शास्त्रीय रूप है। भाषा के इस रूप का तो अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। मतलब प्रैक्टिस करेंगे निरंतर लिखने की और पढ़ने की। आपको कई बार ऐसा होता है आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं करी, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लिखा है पर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। तो व्यक्ति का पढ़ा लिखा और अभ्यास होना आवश्यक है। ठीक है, तो लिखित रूप में परिभाषा अगर कहते हैं भाषा की, लिखित रूप की परिभाषा लिखो, तो लिखित भाषा की परिभाषा लिखो, तो आप लिखेंगे लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखकर एवं पढ़कर किया जाता है। इसका उदाहरण है पत्र लिखना, कहानी पढ़ना। कहानी सुनाना किसका उदाहरण था? मौखिक भाषा का। लेकिन कहानी पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र पढ़ना, जीवनी निबंध लिखना, मतलब जितना लिखने और पढ़ने वाले काम है वो सभी लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बोलती हूँ तो मौखिक है, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ, लिखित भाषा का उदाहरण। ठीक है, इस तरह से समझने का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्रकार है भाषा का सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया या समझा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों द्वारा मतलब इशारों द्वारा, हम ना बोल रहे हैं ना हम लिख रहे हैं, मैंने इशारे से कक्षा में खड़ी हूँ और मुझे लगा कोई बच्चा खड़ा हो गया है और वो बैठ नहीं रहा है, या मैंने किसी बच्चे को खड़े होने के लिए कहा और मैं अपना काम आगे करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, वो बच्चा खड़ा हुआ है, मैं अपने काम को बिना रोके, बिना अपने काम को बाधित किए सिर्फ उस बच्चे की तरफ देख करके इशारा कर दूंगी, बस वो बच्चा बैठ जाएगा। यानी मेरा क्या भाव था? बैठ जाओ, उसने समझ लिया, वो बैठ गया।
क्या हुई? सांकेतिक भाषा। मैंने उसे बोला नहीं और ना मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि बेटा तुम बैठ जाओ, ठीक है, स्टूडेंट प्लीज सिट डाउन। ये मैंने उससे बोला नहीं, मैंने केवल इशारा किया। सांकेतिक भाषा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक नियंत्रित करता, चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही। ट्रैफिक पुलिस जो कि चौराहे पर खड़ी होती है, वह चिल्लाकर बोलकर अपनी बात वाहनों को या वाहन चालकों को नहीं बताती या लिखकर भी नहीं बताती, इशारे से बताती है। आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस को देखें, समझें कि वो अपनी बात आप तक, और सब समझते हैं उसकी बात को, ठीक है, सबको पता है इस इशारे का क्या मतलब है। तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है सांकेतिक भाषा का। केवल अपने इशारों या संकेतों द्वारा अपने भाव दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों के संकेतों को समझना सांकेतिक भाषा। और भी उदाहरण है इसके। क्रिकेट के अंपायर का निर्णय, क्रिकेट सभी बच्चे देखते हैं, बड़ा पसंदीदा खेल है। अंपायर की तरफ कभी बहुत ध्यान से देखिए, वो अपना निर्णय बोलकर चिल्लाकर या लिखकर नहीं देता, वो अपना निर्णय इशारों से देता है। हर निर्णय का एक अलग इशारा होता है और सभी खिलाड़ी सभी दर्शक इशारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। मूक बधिरों का वार्तालाप, मूक बधिर मतलब जो बोल सुन नहीं सकते, जो बोलने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, उनका वार्तालाप, जब वो आपस में बातें करते हैं तो वो इशारों से बातें करते हैं, ठीक है। कुछ कहना है, जैसे उन्हें प्यास लगी है तो वो इशारा करेंगे, उन्हें भूख लगी है तो वो इशारा करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। भाषा के अन्य रूप, भाषा के उपरोक्त 3 रूपों के अलावा कुछ अन्य रूप भी हैं। ये तो हमारे जो रूप थे वो प्रयोग की, व्यक्त करने की दृष्टि से ये 3 रूप थे। भाषा को व्यक्त करने की दृष्टि से 3 रूप थे, लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। किस रूप से 3 रूप थे? व्यक्त करने की दृष्टि से क्या क्या रूप थे? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, पेज नंबर 6 पर देखिए, नीचे लिखा है भाषा के अन्य रूप। भाषा के उपरोक्त 3 के अलावा भी कुछ अन्य रूप हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रभाषा। अब ये राष्ट्रभाषा क्या है? देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली व समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है क्योंकि ये हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। ऐसी भाषा जिसे देश में लगभग सभी समझते हैं, अधिकांश, हो सकता है किसी हिस्से में ना समझते हो, लेकिन अधिकांश हिस्से में, ज्यादातर हिस्से में बोली व समझी जाती है हिंदी भाषा। तो वो क्या है? राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। प्रश्न आ सकता है आपके देश की राष्ट्रभाषा क्या है? आप उत्तर देंगे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला है मातृभाषा। जो भाषा बालक अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, बंगाल में बच्चे ने जन्म लिया, वो बंगला भाषा, जन्म से ही बंगला भाषा बोलता है ना, उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है, वो हिंदी समझता भी नहीं है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो बच्चा जो छोटा सा है, जन्म के बाद उसने अपनी माँ से बांग्ला भाषा सुनी, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा आसपास के माहौल में बांग्ला भाषा का ज्ञान उसको प्राप्त हुआ और वो वही भाषा जानता है। आगे चलकर उसने हिंदी भाषा सीख ली, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या होगी? बांग्ला। मातृभाषा बांग्ला और राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है। तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश हिस्सों में बोली व सुनी जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा जो जन्म के बाद कोई बालक, कोई शिशु अपने माता पिता, अपने चारों तरफ के माहौल, वातावरण से सीखता है। पहली भाषा जो अपने
माता पिता अपने घर के वातावरण चारों तरफ के परिवेश से वो ग्रहण करता है और सीखता है, वो उसकी मातृभाषा है। ठीक है, हो सकता है व्यक्ति की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही हो, ये संभव है, कई बार ऐसा संभव होता है। ठीक है, पर कभी कभी ये परिस्थितियां बदल जाती हैं। किसी किसी बच्चे की मातृभाषा कन्नड़ है या तेलुगु है, लेकिन राष्ट्रभाषा सभी की भारतवर्ष में हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा और मातृभाषा तो हमने समझ लिया, राजभाषा क्या है? जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में आधिकारिक रूप से होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सरकारी कामकाज किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा क्या है? जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में आधिकारिक रूप से होता है, ऑफिशियल रूप से करते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हाँ, प्रचलन है, ऑफिसेस में कहीं कहीं पर इंग्लिश का भी प्रयोग होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों से सरकारी कामकाज किए जाते हैं। आप किसी ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं, वहाँ पर इंग्लिश का आपको, अंग्रेजी का आपको चलन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न किया जाए भारत की राजभाषा क्या है, तो आप उत्तर लिखेंगे हिंदी। आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो किस लिए मनाते हैं हिंदी दिवस को? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो आप उत्तर देंगे 14 सितंबर, जिसे हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मनाते हैं, तो वो 14 सितंबर 1949 और 3 सितंबर 1949 संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। स्थिति पर हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के कारण ही इस दिन को प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए इस एक हेडिंग राजभाषा से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर 1949। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? 343 अनुच्छेद संख्या 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, घुमाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न किया जा सकता है कि क्या अंग्रेजी भी अंग्रेजी ऑफिस के सभी काम, बैंक इत्यादि में अंग्रेजी माध्यम में होते हैं सभी कार्य? क्या अंग्रेजी भारत की राजभाषा है? आपने नहीं, अंग्रेजी भारत की राजभाषा नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है मानक भाषा। भाषा में एक रूपता, मतलब एक जैसा सभी में समानता लाने के लिए विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है उसे मानक भाषा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी भाषा जो एक स्टैंडर्ड को के अनुसार, एक निश्चित मानक के अनुसार बनाई गई सामान्य भाषा। क्योंकि अगर आप अपने ही क्षेत्र में 1 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे जाकर देखें तो भारतवर्ष में या कहीं पर भी विश्व में हर थोड़ी सी दूरी के बाद भाषा का रूप बदल जाता है। ठीक है, तो वो जो रूप बदलता है वो मानक भाषा नहीं है। मानक भाषा वो है जिसका एक
निश्चित मानक के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। विद्वानों और शिक्षाविदों के द्वारा इस भाषा की जो मान्यता दी गई है, जिसे हम अभी फिलहाल में आपकी कक्षा में जिस भाषा में बात कर रहे हैं मानक भाषा है, ठीक है। आप अपनी विलेज लैंग्वेज में अगर आप आकर बात करने लगे या मैं अभी विलेज लैंग्वेज में आपसे बात करके आपको पढ़ाने का कोशिश करूँ तो वो मानक भाषा नहीं होगी। मानक भाषा क्या है? शिक्षाविदों विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस भाषा को मान्यता दी गई उसे मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। उसका एक उदाहरण है जो भाषा में अभी आपके साथ प्रयोग कर रही हूँ आपको अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है। बोली, यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। मैंने अभी आपको बताया मानक भाषा के अंतर्गत बोला आपको क्षेत्रीय रूप, मतलब कि आपके गांव में कैसी भाषा बोली जाती है, हो सकता है 2 गांव और आप आगे जाएं तो फिर वो भाषा में कुछ शब्दों का हेरफेर हो जाए, परिवर्तन हो जाए। आप आगरा शहर से दिल्ली शहर चले जाएं, आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, आपको सुनने में भाषा में परिवर्तन महसूस होगा। दिल्ली से और आगे बढ़ करके आप या आगरा से क्या नाम है कानपुर की तरफ चले जाएं तो भाषा बदल जाएगी। तो ये भाषा का जो क्षेत्रीय परिवर्तन है उसे हम बोली कहते हैं, ठीक है। जैसे भोजपुरी, ब्रज भाषा, मारवाड़ी, राजस्थानी, राज्य के हिसाब से कहते हैं राजस्थानी कौन सी भाषा बोली जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है। इस तरह से ये सब क्या है, हमारे ये बोली है, क्षेत्र के हिसाब से बदल रही है, ठीक है। तो भाषा के अन्य रूप हमने भी आपको पढ़ा, पेज नंबर 6 तक हमने अभी किया है और समझा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसी चैप्टर को आगे कल से कंटिन्यू करेंगे और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस विषय में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उससे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं।